WDV। तो आप लिखोगे इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, अगर कॉस्ट दिया रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड फॉर फिक्स्ड एसेट। These are actually covered under the topic valuation principle। आपके चैप्टर 1 में है, अभी हम लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। वैल्यूएशन प्रिंसिपल नंबर 1 is original cost less depreciation, which is known as WDV. It may either be current cost. It may, third valuation principle is realizable value, और चौथा है प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉर वैल्यूइंग फिक्स्ड एसेट, जैसे आपने पढ़ा है ना अभी, करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक था, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉर फिक्स्ड एसेट 4 हो सकता है। इट मे बी एट ओरिजिनल कॉस्ट, it may be at current cost, it may be at realizable value, it may be at present value। और फर्स्ट आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, बट ये तीनों आपको क्लियर नहीं होगा टर्म। व्हाट इज करंट कॉस्ट? फिक्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ लैपटॉप। क्या लैपटॉप का एग्जाम वैल्यू तो डिक्रीज करता है, हम लेते हैं फर्नीचर से या टेबल। आपने एक टेबल खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा? एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ दैट टेबल वाज, आज से 5 साल पहले खरीदा सॉरी 10,000 में, और डेप्रिशिएट 5 साल में आपने उसे डेप्रिशिएट कर दिया। SLM में मान लेते हैं 5,000 रुपया, सो इट्स WDV इज 5,000। करेंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट। आज वैसा ही टेबल अगर खरीदने जाते हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो हमें 12,000 में मिलेगा। कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कोई बताएगा? उसको बेच के जो मिलता है, ठीक है। दिस कैन बी रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी सुने, रियलाइजेबल वैल्यू, इसको बेच के, सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। उसी टेबल को, सपोज ये टेबल आपके सामने जो, इसी की बात हम कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले खरीदे थे, कितने साल पहले? 10 साल पहले खरीदे थे, या 5 साल पहले खरीदे 10,000 में। आज सेम टेबल खरीदते तो 12,000 में मिलेगा। अगर इसी टेबल को हम बेचने जा रहे हैं तो दैट सेकंड हैंड हो गया ना, तो 7,000 ही मिलेगा सपोज। 2,000 का कुछ भी आप मान सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू भी छोड़ दो, बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा। चैप्टर 1 में थोड़ा सा आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। करेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ, ये ऐसा ही सेम अगर आप नया खरीदोगे, बेचेंगे तो रियलाइजेबल वैल्यू। दे फिक्स सर, आप इसमें डील नहीं कर रहे हो, आप इसको बेच नहीं रहे हो, आप इसको यूज करने के लिए खरीद रहे हो। मेरे टेक आपने हाँ जी, करंट कॉस्ट पे दिखाने का क्या मतलब हुआ? अभी हम दिखा कहाँ रहे हैं, अभी तो हम आपको मतलब बता रहे हैं। अब तो पहले मतलब समझोगे तब हम आएंगे कि इसको किस पर दिखाना चाहिए। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बट पहले ये तो समझो कि इनका मतलब क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट इज ओके ना, माइनस ये करेंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एसेट। आज आपने एक गाड़ी खरीदी थी 5 साल पहले 10 लाख में, डेप्रिशिएट होते होते वो 7 लाख में दिख रहा है, तो 7 लाख उसका फर्स्ट वन हो गया। सेम कार अगर आप खरीदते हो आज, तो कितना में पड़ेगा? सपोज 12 लाख में। अगर उसी गाड़ी को बेच रहे हो तो तीसरा नंबर है रियलाइजेबल। रियलाइज मतलब उसी को बेच के जो मिलेगा। ये शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को समझो पहले। फर्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नोन एज WDV।
व्हाट इज करेंट कॉस्ट? करेंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एसेट टुडे, आज के दिन में जो एसेट हम कभी खरीदे थे, आज के दिन में अगर उसको फिर से खरीदते तो उसका क्या कॉस्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यू मे कॉल इट न्यू एसेट, न्यू सिमिलर एसेट, उसके जैसा सेम एसेट अगर हम लोग खरीद रहे हैं आज, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, वही पुराने कॉस्ट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट को बेच करके हमें जो मिल रहा है दैट इज नोन एज रियलाइजेबल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अभी हम बोल रहे छोड़ दो, पर इन तीनों को समझ लो आप। तो अब एक क्वेश्चन आता है, अकाउंट्स में हम फिक्स एसेट का वैल्यूएशन किस पर करते हैं? हम तीन ही बोल रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे करोगे, नंबर 2 करेंट कॉस्ट पे करोगे, तीसरा रियलाइजेबल वैल्यू पे करोगे। तो जनरली आप किस पे करते हो बताओ? इस पे करते हो। रियलाइजेबल वैल्यू पे कहाँ करते हो आप? फिक्स एसेट को क्या दिखाते हो? कभी खरीदे थे माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन दिखाते जाते हो ना। तो आंसर इज दिस, ठीक है, आंसर इज दिस। अब इसमें भी थोड़ा सा आगे और जानना चाहोगे तो हम बताना चाहेंगे। हमारा बिजनेस दो प्रकार का, गोइंग कंसर्न नाम सुना है? गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस चलते रहेगा कब तक? जब तक प्रॉफिटेबल है, अनसीन फ्यूचर, बिजनेस विल बी कैरिड ऑन फॉर एन अनसीन फ्यूचर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या सारे बिजनेस गोइंग कंसर्न होते हैं? दिस इज एन एजम्पशन, एक हमने एज्यूम कर लिया। आप किसी भी दुकान, आप राजेंद्र मार्केट चले जाओ, देयर सो मेनी शॉप्स, सबको देख के आपके माइंड में क्या विचार आता है, क्या एजम्पशन आता है कि सब तो गोइंग कंसर्न है? क्या कोई भी आप सोचते नहीं ये कल बंद हो जाएगा, वो दो महीना बाद या 5 साल बाद? नहीं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एन, ध्यान से सुनना, गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एन इनबिल्ट एजम्पशन, माना हुआ चीज है। आज आप अपना दुकान खोल रहे हो और मुझे इनवाइट किया आपने कि मैम आज हम अपने शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप आइएगा, ठीक है। हम गए और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कितने दिन दुकान करोगे या कब इसको बंद करोगे? कैसा लगेगा आपको? हाँ, बुरा लगेगा ना। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एन इनबिल्ट एजम्पशन, फंडामेंटल एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन। हम लोग हमेशा मान के चलते कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न, लेकिन हो सकता है अगर बहुत कई सालों से लॉस हो रहा है, 5 7 8 सालों से लॉस हो रहा है, तो दिस मे बी द लास्ट ईयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है। मतलब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। कौन सा एजम्पशन? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब देखो आंसर, फिक्स एसेट को किस पर आप वैल्यू करते हो? गोइंग कंसर्न एजम्पशन अगर फॉलो होता है तो वी वैल्यू, हमारे बैलेंस शीट में हर फिक्स एसेट किस पर दिखेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और यही आप करते हो। बट अगर ये हमारा लास्ट ईयर है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होता, दुकान बंद कर रहा है, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया, तो आप क्या करोगे? सारे एसेट को रखे रहोगे या चाहोगे कि बिक जाए? वेरी गुड, बिक जाए। तो बिकेगा तो आप फिर उस साल एसेट्स को कौन से वैल्यू पर दिखाओगे अपने बैलेंस शीट के अंदर? वी विल गो विथ 3 नंबर, रियलाइजेबल। ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में कि अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो हो रहा है तो हम फिक्स एसेट को किस पर वैल्यू करेंगे? मेरा आंसर होता है नंबर 1 पर। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम अपने फिक्स एसेट को किस पर वैल्यू करेंगे? आंसर है 3। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। अब अधूरा लग रहा है, वहां पर पूरा तो दिया नहीं, तो वो लिखा है कि ये भी ठीक है कि वो आपको थोड़ा सा पूछा कि क्या हम फिक्स एसेट को कॉस्ट और एनआरवी विचेवर पर वैल्यू करते हैं? बोले नहीं। हम अपने फिक्स्ड, अगर पूरा आंसर करोगे तो आप लिख सकते हो, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो कर रहा है तो फिक्स एसेट को हम ओरिजिनल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन पर दिखाएंगे। अदरवाइज अगर ये लास्ट ईयर है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होता है, तो हम उसे आरवी पर, मतलब पूरा लिखना, रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाएंगे। 2 नंबर में कितना नंबर देगा आपको? 3 नंबर मिलना चाहिए अगर इतना लिख दोगे तो। हाँ, मतलब एक कंप्लीट नॉलेज की बात हम कर रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, आपने पूछा था, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ये जो आज पढ़ाए वो यूनिट 1 का पढ़ा, चैप्टर 1 जो छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो लास्ट, क्योंकि थ्योरी पार्ट है तो उसको लास्ट हम लोग कवर करते हैं। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, यहाँ पर तुम 2 ही क्वेश्चन भेजे हो क्या? पेज नंबर 262 में 2012 का बी का डी का, अच्छा 3, अच्छा ओके 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 ओके। सेल इज गिवन 18 लाख, परचेज इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, जीपी इज 50% ऑन कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द क्लोजिंग? बनेगा अब ये क्वेश्चन खुद से बनाइए तो अभी बनाइए। सेल इज गिवन 18 लाख, परचेज इज गिवन 11,90,000, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 3,30,000, जीपी इज 50% हाफ ऑन कॉस्ट लिख सकते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग। अगर ऐसा है, हम क्या बोले, क्या बना दो तुरंत रफ में, ट्रेडिंग अकाउंट खींच दो और सब बैठा दो, आंसर आप ही दोगे। मैम 6,20,000 आ रहा है। 6 लाख, एक आंसर 3,20,000 आ रहा है, एक 6,20,000 आ रहा है, चेक करो। और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। छह लाख 20,000 ही आ रहा है मैम। 6,20,000 कंफर्म हो रहा है, आप भी चेक करो अपना। जीपी कितना निकला? जीपी 9 6 लाख। लाख, सबका 9 लाख। ओ सॉरी सॉरी। हाफ ऑन कॉस्ट दिया है, आंख खोल के बैठो। कॉस्ट पता है क्या? कॉस्ट मतलब सीओजीएस, सीओजीएस मतलब ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग इज मिसिंग। वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। हाँ, बट ये पता, जीपी हाफ ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल। यस, आंसर इज 3,20,000. So it will be 6 lakh now. So it will be 3,20,000. अब ऐसा 50 क्वेश्चन देंगे तो आप बना लोगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? तानिया मैम तुम इस बोल रही थी क्वेश्चन कुछ हम डाउट ग्रुप है? में भेजे हैं। ग्रुप भेज में दिए भेजिए हो, ओके। क्वेश्चन कौन सा है नीचे? आउट ऑफ टोटल स्पोर्ट्स, वो वाला? 2 एडजस्टमेंट है और ऊपर क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। सबके पास ग्रुप में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 करके तानिया अभी जस्ट शेयर की है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, stock of sports material, opening closing, payment made to creditors, cash purchase 10% of credit sale, out of total material used during the year 60% was consumed by the club and remaining was sold। ठीक है, ये तो निकल जाएगा, लेकिन टोटल मटेरियल यूज कितना? एक मिनट, इस क्वेश्चन में आने से पहले और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? अभी क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब अभी बना नहीं है ना। तो सैटरडे संडे है, कल परसों एनपीओ कवर और फाइनल अकाउंट भी, ठीक है। क्योंकि ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगा तो उसमें दोनों का हम लोग डाउट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज पे अटेंशन, वन मोर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू गेट। परचेज एंड क्रेडिटर्स, या यूं कहिए स्टॉक एंड क्रेडिटर्स का कुछ रिलेशनशिप होता है। टेल मी, स्टॉक किसका होता है? स्टॉक ऑफ गुड्स का होता है,
राइट ना। स्टॉक्स जिनसे खरीदते हैं उधार में अगर तो उन्हें क्रेडिटर कहा जाता है। ओके तो स्टॉक ऑफ गुड्स का अकाउंट कैसे बन सकता है? स्टॉक का अगर हम अकाउंट बनाना चाहें कैसे बनेगा? स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, स्टॉक इज आवर एसेट विच, वही ओपनिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हो। तो अगर हमारे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक बैलेंस बीडी दिखेगा ना, सपोज 10,000, ठीक है, फिर इसका और खरीदेंगे, चाहे उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, ये बढ़ेगा। मे आई राइट हियर टू कैश, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो, और टू क्रेडिटर अगर उधार में खरीद रहे हैं तो, दैट इज ऑल्सो नोन एज परचेज। क्या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको इरेज करते हैं, टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेज डैश अगर कैश में खरीदा तो, और अगर क्रेडिटर, ठीक है, सपोज पूरा माल हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं 2 लाख, ये भी खरीद सकते थे, अभी हमने नेल माना। उसके बाद इन स्टॉक को क्या करोगे? बेचोगे। बेचोगे तो आप यहाँ पर बाय क्या लिखोगे? बाय सेल नहीं, तब तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया बेटा, तब तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, है ना। और सेल में तो प्रॉफिट ऐड होता है। तो बट दिस स्टॉक वी आर मेंटेनिंग एट कॉस्ट, सिर्फ स्टॉक का इनफ्लो लिखे, स्टॉक का आना, स्टॉक का जाना। सपोज करो 1.5 लाख का माल बेच दिए, तो बाय 1.5 लाख रुपया तो लिखेंगे हेड आप बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया, इतना गुड्स बेच दिया, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना का गुड्स गया, बच कितना रहा है बैलेंस सीडी, वी आर हैविंग 2,10,000 माइनस 1 लाख, सो क्लोजिंग स्टॉक वी आर हैविंग 60,000, ठीक है। कोई दिक्कत इस अकाउंट में? दिस इज ओनली स्टॉक अकाउंट। डेबिट साइड शोज स्टॉक कैसे बढ़ता है, क्रेडिट साइड शोइंग स्टॉक का यूज और जो बचा हुआ है। इसी के साथ अगर हम आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने बोले तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा? प्लीज टेल मी। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होगा? वेरी गुड, वट एवर बी द अमाउंट, सपोज करते 5,000 देना बाकी था, और इसके बाद अब सेकेंड क्रेडिटर में क्या आएगा? बाय परचेज, बेटर टू कॉल इट। तो परचेज कहां से आएगा? ये देखो परचेज, दोनों में कॉमन यही है, ये परचेज 2 लाख, बाय परचेज 2 लाख, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज नहीं आएगा। वही पूछ। और इधर टू पेमेंट अगर किया गया है क्रेडिटर को तो टू कैश, सपोज करते हैं 1,80,000 पे कर दिया गया, सो वी आर हैविंग बैलेंस सीडी विद द अमाउंट 25,000, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब इन दोनों अकाउंट में को मिला करके आपका एडजस्टमेंट बनाता है एनपीओ में या फाइनल अकाउंट में। क्या बनाता है? दोनों में कॉमन अकाउंट क्या था? ये परचेज, और परचेज है ये क्रेडिटर, राइट, ठीक है। अब देखो इसको मिसिंग कर देगा, ये नहीं देगा, और क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोलेगा। ओपनिंग दे दिया, हमने इतने का माल बेचा, ये भी दे दिया। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? आप बोलोगे मैम परचेज होता तो हम निकाल लेते, परचेज मिसिंग किया हुआ है, लेकिन साथ साथ आपको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्रेडिटर को कितना कैश दिया ये भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया। तो जैसे ही आप इसको बनाओगे क्रेडिटर का ये 2 लाख निकाल लोगे, ये 2 लाख यहाँ आ जाएगा, और ये इससे आप इसको ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल, या जो भी मिसिंग रहेगा वो निकाल लोगे ना। तो दिस बिकम्स वन ऑफ द एडजस्टमेंट इन फाइनल। ऐसा ही कुछ हमको लगा है इसलिए जो क्वेश्चन भेजी है। अब इसके क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं क्या है। सी क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी दिया है। तो इसका मतलब यहीं से मुझे समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऑफ मटेरियल का एक अकाउंट खोल ले। कौन सा अकाउंट? स्टॉक ऑफ मटेरियल, और क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ कोर्स, एंड क्रेडिटर फॉर मटेरियल्स।
ओपनिंग दोनों का दिया हुआ है ना, क्रेडिटर फॉर मटेरियल वाज 2000, राइट, एंड क्रेडिटर क्लोजिंग वाज 1200, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक डेबिट बैलेंस रहेगा 2100, राइट, और क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 500, राइट। अब देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया, दिया हुआ है, तो इसका मतलब टू कैश दिया हुआ है, क्रेडिटर को हमने इतना पेमेंट किया, कितना किया 10,800। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस साल हमने कितना का मटेरियल परचेज किया था। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल निकला 12,000 माइनस 2,000, सो 10,000। 10,000 परचेज ऑफ स्टॉक मटेरियल निकल गया। अब ये परचेज कहाँ जाएगा, यही स्टॉक में कॉमन टू परचेज ऑफ मटेरियल। ये कैश में भी हो सकता है और उधार में भी हो सकता है। उधार वाला तो आ गया हमारे पास, राइट। क्या कैश में खरीदे तो शायद दिया था, कैश परचेज 10% ऑफ क्रेडिट परचेज। बताइए कैश परचेज निकला आपका 1,000। 1,000। देखो कहां से घुमा करके लाया, समझ में आया। इज इट ओके, आगे बढ़े। तो अब यहाँ क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में, 12,100 माइनस 600, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द, जैसे मान लो ये क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए आप बॉल खरीदते हो तो बॉल खत्म भी तो होता है, मटेरियल यूज, स्पोर्ट्स मटेरियल जो यूज हो गया है ना। बाय मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, DTY कितना निकल रहा है 11,600। ये देखो दो अकाउंट बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहाँ पर 13,100 होगा, 10 हाँ ओके, 13,100, ये 12,600। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक गुड्स का हो सकता है, ट्रेडिंग गुड्स का हो सकता है, या जैसे हमने देखा स्पोर्ट्स में किसी भी चीज का स्टॉक में लगा सकता है। अगर क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो एक दोनों में लिंक कौन कर रहा है, परचेज। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 इसमें है, सिर्फ यही हो सकता था कि टोटल हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, निकालो एक नंबर का क्वेश्चन जैसे CMA में आता है, आप निकाल दोगे अब, है ना। बोल रहा है आउट ऑफ टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये टोटल मटेरियल यूज कितना हुआ है 12,600 का, यूज ड्यूरिंग द ईयर 60% वाज कंज्यूम्ड बाय द क्लब एंड रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो ये जो जितना यूज किए हैं इसमें से 60% क्लब के मेंबर्स ने यूज किया, यूज्ड बाय मेंबर्स, राइट, एंड कितना रहा, ये यूज हो गया, और बाकी सोल्ड, बाकी का बताओ, बट दिस इज कॉस्ट, है ना। इतने कॉस्ट का आपने बेचा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया था 25% ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन व्हाट, कॉस्ट क्या पता है आपको, यस कॉस्ट पता है, बस इसका डिवाइडेड बाय 4 करो, टोटल निकाल लिया 6,000, इसका 25% कितना होता है, यहाँ तो 10 आ रहा है, हाँ तो इसका 25% कितना होता है, डिवाइडेड बाय 4 करो, 1260 हो रहा है, ओके ठीक है। तो 6,300। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो बेचे उसका सेल वैल्यू क्या था, एक नंबर में, नहीं तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तान्या तो आप डाउट्स क्लियर हुआ, यस मैम। ओके, और बोलिए, और कोई डाउट, नहीं डाउट है तो 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करना बाकी था। Shall I come to the book?
हम लोग स्पेशल पॉइंट्स पढ़ रहे थे, स्पेशल पॉइंट्स ये वाला, इसमें हमने कहा था कि 3-4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। प्रोविजन भी बताना है, तो कौन सा प्रोविजन, अभी कौन सा प्रोविजन बचा हुआ है क्या? वो फाइनल अकाउंट में था, फाइनल अकाउंट में था प्रोविजन। ये 4-5 पॉइंट्स बचे हुए थे ना, लास्ट का 4 शायद। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड डोनेशन अगर मिला 5 लाख रुपया का एंडोमेंट, प्लीज लिसन, 5 लाख का एंडोमेंट फंड डोनेशन मिला, तो एंडोमेंट फंड डोनेशन कहाँ दिखेगा? कैपिटल फंड के नीचे, राइट। जैसे लाइफ मेंबरशिप फंड होता है वैसे एंडोमेंट फंड दिखेगा। वो 5 लाख हमेशा 5 लाख ही रहेगा, हम उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो इनकम होता है हर साल, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्रेडिट कर दो, इनकम साइड में वो रेवेन्यू, ठीक है। ओके, ये कुछ डिफरेंट बोल रहा है, ऐसा भी कैलकुलेशन देखो, इसको हम लोग बैलेंस शीट में ले चलते हैं। एंडोमेंट फंड आया, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या हुआ? आप उस फंड के पैसे को यूज नहीं कर सकते। लाइक इन बैलेंस शीट 5 लाख का कोई एफडी करके दान दे दिया हमारे क्लब को, तो हियर वी विल सी एंडोमेंट फंड 5 लाख, राइट। और इतना ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रूप में एफडी दिखेगा, राइट। ओके ना। अब 1 साल में मानते 10% का रिटर्न, तो 10% इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का जर्नल बताओ, आ रहा है, मिल रहा है, इनकम है, क्या जर्नल होगा? बैंक टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री आपने किया? बैंक टू इंटरेस्ट। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? सपोज 50,000, बैंक बैलेंस बढ़ गया, और ये इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज कर दोगे, इंटरेस्ट को डेबिट कर दोगे। क्रेडिट किसको करोगे? पीएल को करना चाहिए, लेकिन पीएल को नहीं करके अगर स्पेसिफिक फंड है तो हम फंड को करते हैं, ठीक है, पीएल को नहीं करके टू एंडोमेंट फंड। कितना? 50,000। इफेक्ट क्या हुआ? बैंक बढ़ा, और जितना डेबिट था वही अकाउंट डेबिट काट दिया। कुछ समझ में कुछ डाउट तो नहीं हुआ ना? वही क्रेडिट था वही डेबिट था, खत्म हो गया। बैंक बैलेंस बढ़ा और एंडोमेंट फंड बढ़ा, इफेक्ट क्या आएगा? बैंक बढ़ जाएगा 50,000 से, राइट। और यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट ऑन इट, फंड भी बढ़ जाएगा 50,000, राइट। इस पैसे का आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट जनरली एफडी का पैसा से लोग क्या करते हैं? एफडी ही करा देते हैं जनरली। तो उस केस में ये बैंक यहाँ नहीं बढ़ करके डायरेक्ट आपका फिर से, अगर लिखता है इट इज री इन्वेस्टेड, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर 50,000 ऐड कर सकते थे, ओके ना। बैंक फिर घटा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अगर जैसा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहाँ दिखाओगे? आपको भी पता है, इनकम साइड क्रेडिट कर देंगे। अगर खरीद रहे हैं तो कहाँ दिखाओगे न्यूज़पेपर को? परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, दिस इज एन एक्सपेंस, जिसको आप मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 2 करके सैलरी के नीचे दिखा दोगे, सैलरी साइड दिखा दोगे, मेरा कहने का मतलब है। अगर ओल्ड पेपर को बेचते हैं, रद्दी जिसको आप बोलते हो, खरीदेंगे, सपोज साल भर में आपने 5,000 का मैगजीन खरीदा, बेचे तो हो सकता है 700-800 रुपए या और कम 200-400 रुपए मिले, whatever. This is a miscellaneous income shown in the credit side of income and expenditure. Sale of fixed asset, I think this is clear to all of us. सेल करेंगे कहाँ दिखेगा? 5 लाख का हमारा एसेट था, फिक्स्ड एसेट था 5 लाख, व्हाट 5 लाख WDV था। WDV समझ में आता है? ओरिजिनल कॉस्ट और WDV में अंतर होता है, वी ऑल नो। दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट। कभी खरीदे थे, ओरिजिनल कॉस्ट was 8 lakh, 3 साल डेप्रिशिएट हुआ है 3 लाख, and now it is book value. May I call it book value? May I call it balance sheet value? May I call it WDV? Yes, तीनों आंसर सही है। And this has been sold
Now for 4,80,000. Very good. तो treatment is loss 20,000 का है, that will be taken to, और बैलेंस शीट में क्या होगा आफ्टर दिस? बैलेंस शीट में क्या होगा? यहाँ पर पहले इनकम टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000, और बैलेंस शीट में एक एसेट 5 लाख का दिख रहा था, राइट? माइनस व्हाट? लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर पूरा आप हटा दोगे 5 लाख, अब नील हो गया ना, पूरा बेच दिया हमने। जर्नल बताओ तो टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट गया 5 लाख से, बुक वैल्यू से जाता है बेटा हमेशा, आपको पता है। कैश लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इज इट ओके ना? ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट। एंड ऑनोरेरियम, व्हाट इज ऑनोरेरियम? क्या क्या? अरे बाबा, हमको लगा सीए को पैसा खड़ा हो रहा है, मतलब क्या कुछ करने वाला है, कुछ पैसा देने वाला है। हम तो शॉक्ड हो गए अचानक से। ऑनोरेरियम का मतलब क्या? आपका क्लब है, आपने एक कैंपेन या ऑर्गेनाइज किया, या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, इवेंट ऑर्गेनाइज किया। फॉर एग्जाम्पल फ्री आई टेस्ट कैंप, जितने भी मेंबर्स हैं, या पर ये एग्जाम्पल देते, जितने भी मेंबर्स हैं सबका हेल्थ चेकअप करवाया फ्री में। कौन करेगा आई टेस्ट? डॉक्टर को बुलाओगे ना, तो डॉक्टर को आप, सिंस वो भी एक एलाइट ग्रुप के होते हैं, डिग्निटी होल्डर होते हैं, तो उनको आप पैसा नहीं देते हो, उनको आप लव ऑफ, in order to show your love and affection towards them, आप टोकन ऑफ लव देते हो, आप कुछ उनको गिफ्ट देते हो, कुछ वाउचर्स दे दिया, 5,000 का आपने उन्हें कुछ गिफ्ट दे दिया, तो दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। दे आर नॉट आवर एम्प्लॉइज, दे आर जस्ट गिविंग देयर सर्विसेज, उन्होंने इतना टाइम दिया है हमारे क्लब के लिए, तो आप उनको कुछ उसके बदले में रिवार्ड बोलो, या उनको आप क्या बोलते हैं, सम्मान के रूप में उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हो। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश आल्सो, इट मे, बट जनरली इट इज इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। ठीक है, इट इज पेड for to someone for receiving any services who are not employees of NPOs। तो बट हमारे तो खर्च हो गया ना, क्लब के लिए क्या हुआ, खर्च हो गया, टू ऑनोरेरियम लिख दिया जाता है। इज इट ओके? चलिए, और क्वेश्चन कहाँ तक बना है? ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला समझ में आ गया? वैसे बना रहे हो अकाउंट बना के, अकाउंट में जितना जल्दी शिफ्ट हो जाओ बेटा, तुम लोग के लिए अच्छा है। और जो नहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं हम उनको रोकते नहीं है, लेकिन जितना जल्दी शिफ्ट हो जाओ उतना अच्छा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? हाँ मैम, मैम नहीं, मार्क्स कम नहीं देगा, एक मिनट, मार्क्स कम नहीं देगा, लेकिन आपका एडवांसमेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है, टाइम कम है तो आप कैसे भी करो ना। काटना तो नहीं चाहिए, काटना तो नहीं चाहिए, है ना? लेकिन अगर अकाउंट बना के करते तो दैट इज प्रेजेंटेशन बेटर होता है, एग्जामिनर को थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और हाँ, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अरे वर्किंग नोट जो भी आप बना रहे हो, वर्किंग नोट में जैसे डेप्रिसिएशन का ही कैलकुलेशन किया आपने, वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, वहां पर 1 लिख दिए। थोड़ा सा अपना स्पीड मेंटेन करना है। अच्छा, एक और चीज बोलेंगे, प्लीज पे अटेंशन, हवा में क्वेश्चन मत बनाना घर में, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, नहीं होता है। एग्जाम में तो वैसे करके जाओगे, एकदम नहीं होगा। तुम 4 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन ऑन कॉपी बनाओ।
आपको पता चलेगा कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखोगे, और हो सकता है वो कुछ बातें ऐसी समझ में आएगी जो अभी तक नहीं आ रही। देखो, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जो भी हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, कोई टीचर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, आप लोग को भी पता है, हम सेल्फ पढ़े हैं। माय फादर वाज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये जो अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे उन्हीं से मिला है। हम एडलेस करते थे, बड़ी डांट खाते थे, क्या ये तुम इतना एडलेस कर ली, अकाउंट बनाओ, इट गिव्स यू क्लैरिटी, आगे जाके यही काम आएगा। और हम देखें यही काम आता है। जब फाइनल में एग्जाम आएगा ना, जब ऐड लेस करने बैठोगे, 10 ऐड करना होगा, 10 लेस करना होगा, और एक भी गलत हो गया बेटा, आपका टाइम कितना किल होगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप और जो बच्चे एडलेस कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे, ये चीज आपको फंसाता नहीं है, तुरंत में बन जाता है। तो हो सकता है आपको लगता है मैम तो हमेशा इसी का पैरवी करती है, क्योंकि ये दिस इज द राइट टाइम टू शिफ्ट। 12th तक आपको कोई नहीं सिखाया होगा, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन 12th तक जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, हो सकता है उनको भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो उस लेवल को पढ़ा रहे हैं, 12th के लेवल को हमारे लिए 12th क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स के सामने 12th क्या है, बस ABCD सीखना। और यहाँ पर आप ABCD और 10th का डिफरेंस जो होता है ना, फाइनल तक जाते जाते वो डिफरेंस आ जाएगा। एक ABCD अभी आप सीख रहे हो और 10th का एग्जाम दो, जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट के लेवल में, वो लेवल आपका 12th का लेवल और CA फाइनल या CMA फाइनल का लेवल का डिफरेंस। तो दिस इज अ राइट टाइम टू मूव। ओके, अभी तक हम जो रास्ते में चल के आ रहे उबड़ खाबड़ है, हम तो क्योंकि उसी में चलना जानते हैं, हम उसी में जाएंगे। ऐसा होता है कि अगर आपको एक स्मूथ वे मिल रहा है, फाइन वे मिल रहा है, तो उसमें चढ़ जाएंगे। दिस इज द थिंग। आदतों को चेंज करना मुश्किल है, बट दिस इज द राइट टाइम यू कैन चेंज। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पे कोई बोल रहा था प्रॉब्लम है ऑनोरेरियम का एडजस्टमेंट। ऑनोरेरियम कहाँ है? एक तो आपको पेमेंट, दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक पेमेंट टू ऑन सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019, ये 2020 का है। 2019 में जो सेक्रेटरी था और जो ट्रेजरर थे, उनको आप ऑनोरेरियम दे रहे हो, मतलब ये कौन से साल के लिए दे रहे हो? पिछले साल नहीं दिया था, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग था पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब लाइबिलिटी था पिछले साल, ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 रुपए की लाइबिलिटी होगी। और एडजस्टमेंट देखो, इस बार का भी कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऑनोरेरियम कितना दिया हुआ है देखते हैं। ऑनोरेरियम गिवन ऑनोरेरियम टू द सेक्रेटरी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ दिस। इस साल का ऑनोरेरियम 400 प्लस 200 600 है ना, तो ये 600 का पेमेंट नहीं दिख रहा है। 600 का पेमेंट दिख रहा है क्या? मतलब पिछले साल का ऑनोरेरियम इस साल दिया जा रहा है, क्या मान सकते हैं इस साल का ऑनोरेरियम अगले साल दिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। देखिए, इसमें आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, राइट? कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, फिर करंट ईयर के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेगा, राइट? ठीक है ना? तो पिछले साल का ऑनोरेरियम जो बाकी था, देखना बैलेंस शीट ऑफ 2019, वहां ऑनोरेरियम ड्यू आउटस्टैंडिंग 400 से दिखेगा, और इस साल का ऑनोरेरियम ड्यू कितना से दिखेगा? इस साल की बैलेंस शीट में 600 से दिखेगा, अभी नहीं दिया है, देना बाकी है। और इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? एनी आइडिया? इस साल का खर्च जाएगा टू ऑनोरेरियम, जैसे टू सैलरी होता है वैसे टू ऑनोरेरियम, कितना जाएगा? 200। पिछले साल का 400 है, इस बार का इंक्रीज बाय 200 है।
600 है, ठीक है। और अगर पे कर देते तो बढ़िया रहता, नहीं पे किया, ये पहले 600 एक खर्च है, जो पे हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं पे हुआ है तो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रहा है। एक ऑनोरेरियम अकाउंट बनाते हैं, चलिए, जैसे सैलरी का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के साथ, जैसे सैलरी है वैसे ऑनोरेरियम है, खर्चा ही तो है। ऑनोरेरियम अकाउंट, पिछले साल 400 रुपए देना बाकी था, लाइबिलिटी था, कौन सी साइड दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस। विल इट बी लाइबिलिटी? हमारे क्लब का लाइबिलिटी है ऑनोरेरियम आउटस्टैंडिंग, और इस बार भी लाइबिलिटी बाकी है ऑनोरेरियम आउटस्टैंडिंग 600, सॉरी, इट विल बी 600, राइट। इस अकाउंट को पूरा कोई कर सकता है? अकाउंट में बीडीसीडी मैंने लिख दिया, ये समझ में आया? बीडीसीडी, किसी को इसमें डाउट है? इस अकाउंट को पूरा करो। इस बार ऑनोरेरियम 400 दिए हैं और पीएल में 600 गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, समवन इज सेइंग टू कैश हो जाएगा। ये जो बीडी था बेटा, सैलरी का अकाउंट कैसे बनता है? सैलरी का अकाउंट आप माइंड में लाओ। अगर इस साल सैलरी देते हो, वट एवर कैश पेमेंट होता है तो टू कैश लिखते हो और बाय पीएल लिखते हो। अगर 8000 सैलरी दी और कुछ नहीं है तो यही पीएल में 8000 ट्रांसफर हो जाता है। ऑनोरेरियम इज लाइक सैलरी, मैंने कहा। तो ऑनोरेरियम में जो भी हम ऑनोरेरियम इस साल पे किए हैं, मतलब 400 यहाँ आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर हो रहा है वो 600 यहाँ आ जाए। देखो बराबर हुआ, ठीक है। या उसको ऐसे समझो, 400 देना था पिछले साल जो अभी दे दिए, इस साल 400 का खर्च है जो नहीं दिए, तो उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिए। कैसे भी समझ लो, क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ माइंड में एक एक अकाउंट का। इज दिस क्लियर? और बोलो, टेल मी मोर। एक काम करते हैं, ट्यूसडे को जो क्लास, हमारा क्लास तो अब नेक्स्ट ट्यूसडे ही होगा, सॉरी मंडे होगा, अभी तो कंबाइंड मंडे होगा, तो कल और परसों आप कोशिश करो कम से कम इलस्ट्रेशंस, फाइनल अकाउंट का भी और इसका भी कंप्लीट करने का। 2 दिन, कल क्लास तो नहीं है, कल तो आना नहीं है यहाँ पर, अब सीधा मंडे को है, तो सैटरडे और संडे बैठ करके थोड़ा सा अकाउंट ज्यादा कर लो। क्या है ना कि एक चैप्टर हम बोले कि ठीक है अब अगले 3 दिन बाद डाउट सेशन देंगे, तो आप लोग का भी स्पीड कम हो जाएगा, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अभी का अभी अगर आप 2 दिन कर लोगे डाउट सेशन दोनों चैप्टर से, उसी दिन देंगे। किसी को कुछ डाउट होगा, किसी को कुछ डाउट होगा, और सारे डाउट्स को अगर यहाँ लेंगे तो मोटा मोटी तो हमारा लगभग, दिस डाउट वाज टू ओनली टू 1 स्टूडेंट, लेकिन इसका बेनिफिट हम सबों को हुआ ना। क्रेडिटर वाला एक ने पूछा बट बेनिफिट तो सबको हुआ। फिक्स एसेट को वैल्यू कैसे करते एक ने पूछा, बट बेनिफिट तो सबको हुआ ना। तो अगर दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रुप स्टडी जो हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे लायक बताने का कुछ नहीं बचा है दोनों चैप्टर में, लेकिन दोनों चैप्टर है एक ही चीज, आप फाइनल अकाउंट ही तो बना रहे हो। वहां पर आप ट्रेडर्स का बना रहे हो, बिजनेस पर्सन का बना रहे हो, यहाँ पर नॉन ट्रेडर्स का बना रहे हो। बेटा वैसे ही डेबिट क्रेडिट होना, वही इनकम वही एक्सपेंडिचर, कुछ हेड्स इसमें अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तो क्लास ओवर करेंगे हम। मैम मैं कोई क्वेश्चन पूछती हाँ हूँ। पूछो तानिया, वेरी गुड। तो छोटा सा ही है, हाँ प्री रिसीव्ड इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जर्नल एंट्री। ओके, फिर से बोलना। मैम प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो इसका टर्म पहले लिखने दो मुझे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो सब बच्चे। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या? पिछले साल मिल चुका है। एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स इस साल का ओपनिंग है। पिछले साल क्या जर्नल हुआ होगा, चलिए ये पूछिए, इसका जर्नल बताइए।
पिछले साल सपोज Y1 में Y was the past year, लास्ट ईयर, क्या जर्नल हुआ होगा? यस, कैश या बैंक डेबिट टू, ऐसे तो आपने इनकम कर दिया होगा। सपोज आपने 80,000, इसमें से 10,000 अगले साल के लिए, राइट ना? यही हुआ होगा ना, जो अभी इनकम आया आपने इनकम में डाल दिया, इसमें से 10,000 प्री रिसीव्ड इनकम है। तो Y1 में ही एक और एंट्री लास्ट में आप करोगे, क्या करोगे? इनकम टू, इनकम रिसीव्ड इन इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है? कितना से 10,000, इफेक्ट क्या होगा अब मुझे बताओ, टेल मी। पीएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? Y1 में ही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पीएल में इनकम जाएगा 80,000 माइनस प्री रिसीव्ड 10,000 और आउटर में दिखेगा 70,000 उस साल का, राइट? और बैलेंस शीट में प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी, देखो क्रेडिट है, क्रेडिट है, हाँ? तो यहाँ पर प्री रिसीव्ड इनकम 10, राइट? ये कौन सी बैलेंस शीट में? Y1 का ईयर एंड में। अब द क्वेश्चन ऑफ तान्या इज, इसी को आप जब सेकेंड ईयर में लेकर के आ रहे हैं तो इसका जर्नल क्या होगा? शी इज आस्किंग, यही क्वेश्चन है ना तान्या तुम्हारा? यस मैम। प्री रिसीव्ड इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल का बैलेंस शीट इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाता है। तो ये Y1 का जो बैलेंस शीट है, Y1 के लास्ट का, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, यहाँ दिख रहा है। शी इज सेइंग कि इसका जर्नल बताइए। आपको कोई लगता है कि इसका जर्नल होना चाहिए इस साल? इसका क्या जर्नल होगा? इसका क्या जर्नल होगा? ये पिछले साल मिला था, क्या इसको इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो जर्नल बोलो, जर्नल होगा। इसका क्रेडिट बैलेंस है बेटा, देखो इसका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके इसको खत्म करेंगे इस साल। अब ये प्री रिसीव नहीं रहा, तो प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट डेबिट 10,000 यस टू इनकम कैश। अभी कैश आ रहा है, अभी कैश आ रहा है कि कैश पिछले साल आ चुका है? इनकम भी नहीं आ रहा, इनकम हमें हम लोग क्रेडिट कर दे रहे हैं, ठीक है? इनकम 10,000, तो और ये इनकम बन के इस साल के नहीं, इतना बढ़िया बोलते बोलते ऐसा गड़बड़ चीज बोल देती है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में बाय इनकम चला जाएगा 10, राइट? इस साल को और आएगा, कैश टू इनकम इस साल का भी आएगा, हो सकता है 50,000 इस साल का है, इस साल इसी साल के लिए आया 50,000, लेकिन 10,000 पिछले साल जो आ गया था उसको इस साल हम कैसे खींचेंगे, कैसे टानेंगे? जब जनरली वर्ड ऐसे बोलते हैं अकाउंटेंट, तो टानो, यहाँ पर पिछले साल से खींच के लाओ, कैरी फॉरवर्ड करो। कैसे? ये जर्नल, दिस इज द जर्नल। समझ में आया? अब देखो इसका इफेक्ट देखो। अब ये बैलेंस शीट से हटाना, बैलेंस अभी तक तो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आपको, समझो इस टर्म्स को, मेरा समझो, इसका क्या क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है? बैलेंस शीट में है ये क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड मींस क्रेडिट साइड। आप मत बोला कि तो डेबिट होना, बैलेंस शीट का लायबिलिटी है, लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड। इसको खत्म कर दिया हम लोग। अब अगला बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इनकम, एडजस्टेड विथ इनकम। इस साल के इनकम हमने डाल दिया, पीएल में डाल दिया। जो इनकम इस साल 50,000 का, पिछले साल का भी हमने कैरी फॉरवर्ड करके डाल दिया, तो वो 60,000। इज दिस क्लियर? तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, हम 4 क्वेश्चन और एडिशनल बता देंगे उससे रिलेटेड, बट द थिंग इज पूछो। आस्क मी। बात है कि यहाँ आपको घुसता है ना, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कोई डाउट तान्या? नहीं मैम, अभी नहीं। अभी नहीं, तो हम लोग अब मंडे को मिलेंगे विथ ऑल योर डाउट्स। अब पूछो, हिचको नहीं, पूछो। इवन स्मॉल नहीं, यही 2 चैप्टर, कोई भी चैप्टर बोल देंगे तब तो आप लोग पता नहीं फिर। अच्छा एक बात बताओ, कुआं खोदने निकले हैं,
थोड़ा सा यहाँ गड्ढा करते हैं, फिर थोड़ा वहां गड्ढा करते हैं, थोड़ा वहां गड्ढा करते हैं, पानी मिल जाएगा शाम तक या 2-4 दिन में? नहीं मिलेगा, एक ही जगह गड्ढा करना पड़ेगा। तो अगर हम बोलेंगे किसी भी चैप्टर का आप पूछ लो, तब तो आप परेशान हो जाओगे। हम नहीं होंगे परेशान, हम तो पूरा गड्ढा करके पानी निकाल चुके, पी चुके हैं। हाँ, आप तो पी के पिला रहे हैं। तो 2 ही चैप्टर का आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे, 2 ही चैप्टर में, मैक्स टू मैक्स, एज मच एज यू कैन डू इट। स्कैनर से भी कर सकते, कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर आप क्वेश्चन लाओ। आपके पास टाइम है ना, बोलो मैम अब आप क्लास ओवर करिए, हम लोग अपने से अभी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, और अब बनाओ, यू हैव टाइम। अपना अपना स्कैनर या स्टडी मैट लेकर। एमसीक्यू में क्वेश्चन है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। शेयर करना होगा ना, चलो एमसीक्यू में बोलो बोलो फटाफट क्वेश्चन नंबर। सीएमए बुक में है। क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दो, सबसे अच्छा रहेगा। वैसे हम खोल ले रहे हैं, मेरे पास मिल जाएगा। पेज नंबर 212। कहाँ तक पहुंचा? 201। कहाँ तक पहुंचा? 8 पहुंचे? पहुंच तो गए लग रहा है। 215। चलो आ ही गए। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। अब इसको क्या बोला जाए, घुमा के लाए, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। 20% सेल प्राइस पर अगर प्रॉफिट आप रखना चाहते हो तो कॉस्ट पे कितना रखोगे? 20% मतलब 20/100, काटो मतलब 1/5, ऑन सेल है तो कॉस्ट पर कितना हुआ? 1/4 विच इज 20%। लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छा लगा, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, गो ऑन आस्किंग। ठीक है, पूछना है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 25%। ठीक है, ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, बट आई अप्रिशिएट यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। छोटा से छोटा क्वेश्चन भी हो, पूछो उससे। ओवर करें, अब बनाएंगे क्वेश्चंस। अभी भी आधा घंटा है आपके पास। गो ऑन सॉल्विंग। देखो हम चाहते हैं तो तुमको एक बोल देते ये लोग क्वेश्चन बना के रखो अभी, बट आई एम लिविंग ऑन यू। आप मैच्योर्ड हो, बड़े हो, डोंट वेस्ट टाइम। सर के आने में कम से कम 3 बज जाता है, क्लास 3 बजे से पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टाइम, गो ऑन सॉल्विंग। ठीक है, ओवर करें। पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दें।